इसमें देखो बेटा यूनिट क्या होगा इसका, कूलम प्रति सेकंड, कूलम प्रति सेकंड या एम्पियर। कूलम प्रति सेकंड या एम्पियर होगा इसका मात्रक। ये राशि कैसी है बेटा, ये एक अदिश राशि है, दिस इज एन स्केलर क्वांटिटी। कैसी राशि है ये, एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। क्यों है अदिश राशि, देखो सदिश के दो नियमों का तो पालन करती है। सदिश कोई राशि कही जाए इसके लिए दो चीजें आवश्यक हैं कि उसमें परिमाण होना चाहिए, उसमें दिशा भी होनी चाहिए, और ये दोनों ही चीजें विद्युत धारा में हैं। इसमें परिमाण भी होता है, इसमें दिशा भी होती है, लेकिन इसके बावजूद ये एक अदिश राशि है। क्यों है बेटा, क्योंकि ये सदिश संयोजन के त्रिभुज नियम का पालन नहीं करती। इसके अदिश होने के पीछे एकमात्र कारण क्या है कि ये सदिश संयोजन के त्रिभुज नियम का पालन नहीं करती। क्यों नहीं करती पालन, भाई एक ये अपने पास तार है, दूसरा तार किसी कोण विशेष पर होना चाहिए, तब जाकर के सदिश संयोजन का त्रिभुज नियम पालन होगा। लेकिन यहाँ पे तो एक ही तार है, दूसरा तार है नहीं, तो कौन बनेगा। अब कौन नहीं बन रहा तो सदिश संयोजन का त्रिभुज नियम का पालन नहीं हो सकता। इसलिए ये एक अदिश राशि है। आपको ये याद बेसिक से रहे या ना रहे कि ये सदिश है कि अदिश है, ये तो आपको क्वेश्चन दे देगा कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। क्यों, कारण दीजिए, आपको इसका कारण पता होना चाहिए। और कारण क्या है बेटा, कारण सदिश संयोजन के त्रिभुज नियम की पालना नहीं होने के कारण, पालना नहीं होने से, ये सबसे बड़ा कारण है। आपको इस पॉइंट में केवल यही याद रखना है, आपसे कभी नहीं पूछेगा वो कि विद्युत धारा का परिमाण ज्ञात करो, नहीं, आपसे इस सूत्र के बारे में ही नहीं पूछेगा। यदि यहां से कोई क्वेश्चन बन के आप लोगों के लिए आएगा तो वो एकमात्र क्वेश्चन ये होगा कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है क्यों, या फिर क्वेश्चन बदल करके ये दे सकता है कि विद्युत धारा कैसी राशि है और क्यों है, विद्युत धारा कैसी राशि है और क्यों है, ऐसा भी दे सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं धारा घनत्व के बारे में। धारा घनत्व अर्थात करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी या धारा घनत्व इकाई क्षेत्रफल में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा को क्या कहते हैं, धारा घनत्व। किसे कहते हैं धारा घनत्व, इकाई क्षेत्रफल में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा को धारा घनत्व कहा जाता है। इकाई क्षेत्रफल, इकाई क्षेत्रफल में से प्रवाहित धारा क्या कही जाती है, धारा घनत्व कही जाती है। धारा घनत्व एक सदिश राशि है बेटा, धारा घनत्व कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। धारा घनत्व एक सदिश राशि है। और क्यों है धारा घनत्व एक सदिश राशि, क्योंकि यह सदिश संयोजन के त्रिभुज नियम का पालन करती है। कैसे करती है, ये डायग्राम में देखेंगे। देखो, यदि मान लीजिए अपने पास ये धाराओं की दिशा है, आई एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, आप इसे यहां से देख रहे हैं, कौन थीटा आपकी आई साइड
के क्षेत्रफल और विद्युत धारा के बीच में बन रहा है। तो यहां आप एक कोण बना सकते हैं, एक त्रिभुज बन गया बेटा, एक छोटा सा। धारा घनत्व बराबर विद्युत धारा भाग में क्षेत्रफल, विद्युत धारा बटे में क्षेत्रफल। अब क्या होगा, जे से डिनोट करते हैं, जे बराबर आई अपॉन में ए। समीकरण संख्या 1 हो गई बेटा। इसका मात्रक बताओ, ये मात्रक आप बताएंगे, इसका यूनिट क्या होगा ये बता दो आप। धारा घनत्व एक सदिश राशि है, जे बराबर आई अपॉन ए, इसका यूनिट क्या होगा, जे का यूनिट क्या होगा बेटा बताओ, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर यूनिट क्या है इसका, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और डायमेंशन क्या होगी इसकी, विमा क्या होगी इसकी, एल इनवर्स टू ए, एल की पावर -2, क्योंकि बेटा लंबाई नीचे आ रही है स्क्वायर के रूप में, लंबाई की -2 और एम्पियर का 1 वो +2। अब देखो बेटा, जे बराबर आई अपॉन ए हमने देखा, यहां पे तो आपके दिमाग में आना ठीक, सर यहां तो हमने कोई एक का घटक नहीं देखा। घटक के लिए बेटा अपने पास त्रिभुज बना हुआ है ना, इसको देखो। अल्पमान के लिए जे बराबर डी आई अपॉन में डी ए, समीकरणों की बेटा 2। अब इस त्रिभुज को मैं अलग बाहर निकाल लेता हूं, इस त्रिभुज को मैं अलग बाहर निकाल लेता हूं। कैसे, मेरे पास ये त्रिभुज आ गया बाहर, इसको मैंने नाम दे दिया स्मॉल ए, इसको नाम दे दिया स्मॉल बी, इसको नाम दे दिया स्मॉल सी। ये बी ए है और यहां पे कौन बन रहा है, थीटा। मुझे बेटा धारा की दिशा में कोई कंपोनेंट चाहिए, कौन सा ज्ञात करना पड़ेगा मेरे को, ए बी ज्ञात करना पड़ेगा, कुछ और ज्ञात करूंगा मैं। धारा की दिशा में कंपोनेंट चाहिए, धारा इधर प्रवाहित हो रही है, बताओ किसको निकालूं, ए बी को निकालू ना। ए बी क्या है, यहाँ पे बेस है, आधार है, क्योंकि बेबी को भी बेस पसंद है, इसको भी बेस पसंद है। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण बराबर ए बी बटे में बीसी। बेटा सुनो, थोड़े से शांत रहोगे ना, अच्छी प्रकार से ध्यान दोगे, तो ये क्लासरूम आप लोगों को एग्जाम समय में साफ दिखाई देगा उस समय। और यदि आप अभी ध्यान नहीं दोगे तो फिर रटने के लिए कोई उपाय नहीं। ठीक है, अब आपकी मर्जी है कि आपको रटना है या फिर आपको समझना है। मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि भविष्य तुम्हारा है खुद का, मेरा थोड़ी है, मेरा नहीं है, भविष्य तुम्हारा खुद का। देखो ध्यान दो, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, मतलब AB बराबर BC cos थीटा, AB बराबर BC cos थीटा। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, BC की जगह पे DA cos थीटा। समीकरण हो गया 3। समीकरण 2 में जो आपके पास DA है, आप उसका कंपोनेंट यूज कर लो। समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 व 3 से जे बराबर क्या लिखूंगा, डी आई अपॉन में डी ए कॉस थीटा। बहुत रेयर केस में आप लोगों से कौन का मान पूछेगा, वो बहुत ही रेयर केस में आप लोगों से कौन का मान पूछेगा। ओके
एक क्यों चल रहा है? अपने को बस दिखना चाहिए। ठीक है बेटा, एकदम से आप इसे लिखिए फटाक से। अरे आवाज नहीं बिल्कुल। लिखो आप इसे। धारा कोई डिटेल आया क्या? लिखो। किसी नियत क्षेत्रफल में से प्रवाहित होने वाली धारा, किसी नियत क्षेत्रफल में से प्रवाहित होने वाली धारा, धारा घनत्व की परिभाषा लिखनी है बेटा। किसी नियत क्षेत्रफल में से प्रवाहित होने वाली धारा तथा तथा उस नियत क्षेत्रफल का अनुपात, तथा उस नियत क्षेत्रफल का अनुपात, किसी नियत क्षेत्रफल में से प्रवाहित होने वाली धारा तथा उस नियत क्षेत्रफल का अनुपात धारा घनत्व कहा जाता है। किसी नियत क्षेत्रफल में से प्रवाहित होने वाली धारा तथा उस नियत क्षेत्रफल का अनुपात धारा घनत्व कहा जाता है। नीचे लिखो, तीर का निशान लगा के अगली लाइन पे। धारा घनत्व एक सदिश राशि है। धारा घनत्व एक सदिश राशि है क्योंकि यह सदिश संयोजन के त्रिभुज नियम का, क्योंकि यह सदिश संयोजन के त्रिभुज नियम का पालन करती है। धारा घनत्व एक सदिश राशि है और सदिश राशि होने के पीछे कारण क्या है बेटा? क्योंकि ये सदिश संयोजन के त्रिभुज नियम का पालन करती है। अब बेटा कंप्लीट लिख दो फटाक से, यहां से यहां इसे तो मिटा दो और ये कंप्लीट कर लीजिए। विद इन 5 मिनट्स आप लोग इसको कंप्लीट कीजिए। तब तक मैं इसे इधर से मिटा लेता हूं, आगे बढ़ा देंगे फिर। बेटा बात करने से मैंने मना किया है, बात करने से मना किया है, बात नहीं करेंगे। हाँ बेटा सचिन कुछ पूछ रहे हो क्या? बोलो। नहीं सर, नहीं सर। तो फिर बेटा आपने हस्तक्षेप किया है इस क्लास में। चलो ठीक है, ओके, आप राइट कर लीजिए इसको आराम से। और सुनो, बाकी जो बच्चे और है ना उन सबको बता देना आप। जहां तक आप लोगों से कोशिश हो सके आप लोग स्कूल आ जाया करो, और यदि संभव नहीं हो पाए तो आप लोग ऑनलाइन जुड़ जाया करो 10 बजे सुबह, ठीक है ना? ये ध्यान रखें आप भाई। ओके सर विनोद सर तो सुन लेना। सर विनोद सर 8 से 11 कह रहे थे। विनोद 8 बजे से 4 बजे तक के कह रहे थे। बेटा मेरे खुद के टाइम की गारंटी दे सकता हूँ, विनोद जी के टाइम की मेरे को थोड़ी पता है। करो फटाक से बेटा, लिख लिया आप लोगों ने? नेक्स्ट वन डाल बेटा, आवेश वाहक। थोड़ा जल्दी करो। मेरी इच्छा ज्यादा लंबा वीडियो करने की नहीं है, छोटा ही है तो ज्यादा है।
अब मतलब पूरे टाइम रहेगा तो ये करते कर लेंगे 0.2 क्या करिए बेटा, ऐसे करिए बेटा आपसे। देखिए बेटा आपने दिया पीछे, आपने बेटा पीछे इधर ओके। अब पॉइंट डाल दीजिए बेटा, आवेश वाहक। आवेश वाहक चार्ज को खुद के साथ लेके चलने वाले होते हैं, आवेशों को खुद के साथ लेकर के चलने वाले होते हैं। देखो प्रकृति में कुछ पदार्थ बेटा ऐसे उपस्थित हैं जो विद्युत धारा का प्रवाह खुद में से नहीं होने देते। किसी भी स्थिति में वो खुद में से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देते। इसके विपरीत कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जिनमें ताप बढ़ाने पर तो क्या हो जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। और यदि आपने ताप कम कर दिया तो फिर विद्युत धारा का प्रवाह उनमें नहीं हो पाता। ऐसे पदार्थों को अर्धचालक कहते हैं, जो परम शून्य ताप पर तो कुचालक की तरह से व्यवहार करते हैं और ताप बढ़ाने पर वो चालक की तरह से व्यवहार करने लगते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे भी उपस्थित है बेटा जो बहुत अच्छी तरह से आवेश को खुद में से प्रवाहित होने देते हैं, उनको कहते हैं चालक पदार्थ। हम लोग यहाँ मेनली बात करेंगे चालकों के बारे में। धातुओं में बेटा यदि धातुओं की अपन बात करें, यदि धातु की बात करें तो धातुओं में होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, और उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कणों में विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है। तो धातुओं में कौन होंगे आवेश वाहक? मुक्त इलेक्ट्रॉन। धातुओं में आवेश वाहक के रूप में कौन काम करेंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन काम करेंगे आवेश वाहक के रूप में धातु। इसके बाद में गैसीय तथा द्रव विलयन। द्रव विलयन, गैसीय विलयन हो चाहे द्रव विलयन हो, उनमें आयन होते हैं, धनायन और ऋणायन। इनमें कौन काम करेंगे? पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। चाहे द्रव विलयन हो चाहे गैसीय विलयन हो, उनमें कौन काम करते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव आयन काम करते हैं धारा के प्रवाह के लिए, वो काम आते हैं। तीसरे प्रकार के अर्धचालक, सेमीकंडक्टर्स। अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल काम करते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल, मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल, ये आवेश वाहकों के रूप में काम आते हैं। और इनके अलावा कुचालक में धारा का प्रवाह होता ही नहीं है, तो उसमें कोई आवेश वाहक भी नहीं होता है। कुचालक कोई आवेश वाहक नहीं, कोई आवेश वाहक नहीं होगा। आपको इसमें से मेनली याद रखना है एक तो धातुओं को और एक अर्धचालक, क्योंकि अभी तक जब भी क्वेश्चन पूछे गए हैं धातुओं पर ज्यादा पूछे गए हैं। कभी कभार आप लोगों से अर्धचालक में से भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि अर्धचालक का एक यूनिट है अपने स्टेशन, तो वहां भी आपके काम आएंगे। आपको केवल यही लिखने हैं, मुझे कुछ नहीं लिखाना है, लिखिए आप, लिखिए बेटा फटाक से। आवेश वाहकों के रूप में काम आ रहे हैं, करो बेटा फटाक से।
और इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे आप लोग ओम का नियम, ओम्स लॉ। बता सकते हैं ना ओम का नियम क्या होगा? चलो इसे फटाफट से करो, इसीलिए तो पहले फिर बात करेंगे। गुड़िया बेटा सारी चीज वाजिब है लेकिन बातें वाजिब नहीं है। मुझे पता था उसी समय जब आप पीछे जाने का प्रयास कर रहे थे, मुझे से जरूर पता था कि पीछे क्यों जा रहे हैं। पंखा भी बैठ कर रखा आपने, पता है? आप लोग नेक्स्ट वर्ड डालेंगे बेटा ओम का नियम। ओम्स लॉ या ओम का नियम, ओम्स लॉ या ओम का नियम, ये तो लिख लिया ना बेटा? बेटा आवेश वाक लिख चुके ना? अब ओम का नियम क्या कहता है बेटा? ताप, दाब, आयतन और सांद्रता, ताप, दाब, आयतन और सांद्रता की सामान्य अवस्थाओं में कौन कौन बेटा? ताप, दाब और आयतन और साथ साथ सांद्रता की सामान्य अवस्थाओं में किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर, किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर उसमें से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के साथ समानुपाती होता है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। ताप, दाब, आयतन और सांद्रता की सामान्य अवस्थाओं में किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर उसमें से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के साथ समानुपाती होता है। इसे ही ओम का नियम है। अब देखो आपके सामने एक चित्र बनाता हूं मैं छोटा सा। ताप, दाब, आयतन तथा सांद्रता की सामान्य अवस्थाओं में किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर उसमें से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के साथ समानुपाती होता है। आप लोग लिख लीजिए इसे, लिख लीजिए बेटा सभी। ताप, दाब, आयतन और सांद्रता, ताप, दाब, आयतन और सांद्रता की सामान्य अवस्थाओं में, की सामान्य अवस्थाओं में किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर ताप, दाब, आयतन और सांद्रता की सामान्य अवस्थाओं में किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर उसमें से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के साथ समानुपाती होता है। उसमें से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के साथ समानुपाती होता है। इसे ही ओम का नियम कहते हैं। देखो बेटा आपके पास मान लीजिए ये तार है, ये तार हो गया बेटा। थोड़ी देर पहले भी हमने ऐसा एक तार बनाया था। इसमें ए और बी दो बिंदु निश्चित हो गए, एक ए ये हो गया, बी ये हो गया। इन ए और बी के बीच में विभवांतर है बेटा वी। इन ए और बी के बीच में विभवांतर कितना है वी, और इसमें से प्रवाहित हो रही है धारा आई एम्पियर की। तो अपना जो ओम का नियम है वो क्या कह रहा है कि यदि ताप भी सामान्य है, दाब भी सामान्य है, आयतन भी सामान्य और सांद्रता भी पूरी है, तो V समानुपाती I होगा। V समानुपाती I होगा।
या V बराबर आर आई होगा, समीकरण संख्या 2 हो गई। V बराबर आर आई हो गया। आर क्या बेटा, यहाँ पे समानुपाती नियतांक जिसे ओम का नियतांक कहते हैं। आर बराबर क्या है यहाँ पे, ओम का नियतांक, ओम का नियतांक या चालक तार का प्रतिरोध, चालक तार का प्रतिरोध, जिस भी रूप में आप इसको याद रख सको। आर का है कि ओम का नियतांक है या फिर चालक तार का प्रतिरोध। समीकरण 1 से ही आर बराबर V अपॉन आई, आर बराबर V अपॉन आई, समीकरण संख्या 2 हो गई बेटा। समीकरण कितनी होगी, 2 होगी। हमने एक चीज देखी है बेटा कि V समानुपाती आई है, तो यदि हम लोग यहाँ पे एक वक्र बनाना चाहें, यहाँ पे यदि मान लो मैंने V को ले लिया और इस OH अक्ष पर मैंने ले लिया I धारा को, OY पर मैंने विभव को लिया है, तो कैसी रेखा मिलेगी बेटा, एक सीधी रेखा मिलेगी। और इस वक्र का जो ढाल होगा, इस वक्र का जो ढाल होगा वो चालक तार के प्रतिरोध को बताएगा कि tan थीटा बराबर V अपॉन I बराबर R। tan थीटा का मान जो है, कौन थीटा की वैल्यू जैसे जैसे आप लोग इंक्रीज करोगे, बढ़ाते जाओगे, तो 90 डिग्री की स्थिति तक आपके प्रतिरोध का मान बढ़ता है और 90 डिग्री के बाद में इसका मान घटना शुरू हो। तो एक काम करें, आप इसको लिख लीजिए पहले, फटाक से इतना ही लिख दो, उससे आगे फिर बात करेंगे। करिए फटाक से लिखो भाई। भैया जो ऑनलाइन बैठे हैं ना, ये भी लिख सकते हैं अगर चाहे तो, लेकिन 30 मार्क का बड़े बैठे हैं, इनको पहले मैं लिख के भेजू जब जाके लिखेंगे। देखो बेटा फटाक से लिख दो इसे। आवाज नहीं भाई, आवाज नहीं। हाँ जी, लिख लिया सभी ने, आप लोग लिख लिया, लिख लिया ना? आप बेटा लिखोगे नहीं। देखो बेटा, यदि I का मान 1 एम्पियर हो, यदि I का मान 1 एम्पियर और विभव का मान 1 वोल्ट हो, तो प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम होगा। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से यदि I बराबर 1 एम्पियर तथा V बराबर 1 वोल्ट हो, तो R बराबर 1 ओम होगा। R बराबर 1 ओम होगा, समीकरण संख्या 3 हो जाएगी बेटा ये। समीकरण 3 तक लिख करके फिर इसके बाद में लिखना बेटा लैंग्वेज। चलो करो बेटा इसे। लिख लिया, लिखो।
यदि यदि किसी चालक तार के सिरों पर एक वोल्ट का विभवांतर आरोपित करने से, यदि किसी चालक तार के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करने से उसमें 1 एम्पियर की ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उसका प्रतिरोध 1 ओम होगा। एक बार फिर से सुन लो बेटा। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, सॉरी 1 वोल्ट का विभवांतर उसके सिरों पर आरोपित करने पर उसमें 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती हो, तो उस चालक तार का प्रतिरोध कितना माना जाएगा बेटा? 1 ओम। 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया है आपने, और उस 1 वोल्ट के कारण 1 ही एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हुई है, तो 100% मान लीजिए कि उस चालक तार का प्रतिरोध भी 1 ही ओम होगा। अच्छा, ये बता दो बेटा कि ये प्रतिरोध डिपेंड किस किस पर करता है? जो प्रतिरोध है वो किस किस पर डिपेंड करेगा? भैया V और I पर तो डिपेंड कभी भी नहीं करेगा। और देखो कैसे नहीं करेगा, देखो कैसे। यदि मान लो V बराबर 1 वोल्ट हो गया, तो I बराबर 1 एम्पियर है, तो R बराबर भी 1 ओम होगा। अभी देखा है हमने। यदि मान लो विभव का मान आपने 2 वोल्ट कर दिया, तो धारा भी तो बढ़ेगी, 2 एम्पियर हो जाएगी, तो भी प्रतिरोध 1 ओम। यदि आपने 3 वोल्ट का विभव दे दिया, इसको 3 वोल्ट का विभव दे दो, 3 एम्पियर की धारा, तो फिर भी 1 ओम का प्रतिरोध। भाई प्रतिरोध V और I के बढ़ने से तो ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है, कोई सेम है। अर्थात जो प्रतिरोध है वो चालक तार के विभवांतर और धारा, इन दोनों में से किसी पर भी डिपेंड नहीं करता। दोनों में से किसी पर भी डिपेंड नहीं करता। डिपेंड फिर किस पर करेगा? फिर किस पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा चालक तार की लंबाई पर। चालक तार की लंबाई, चालक तार की लंबाई। यदि चालक तार की लंबाई आप बढ़ाते जाएंगे तो आपके प्रतिरोध का मान बढ़ता जाएगा। अभी लिखा नहीं वाला बेटा इसके बारे में, अभी केवल बता रहा हूं। यदि चालक तार की लंबाई आप बढ़ाते जाएंगे तो उसके प्रतिरोध का मान बढ़ता जाएगा, अर्थात R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होगा। और इस R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L की वजह से ही, यदि आप आज से 20-25 वर्ष पहले की बात करें तो बल्ब ऐसे जलते थे बिल्कुल जैसे चिमनी जल रही है, क्योंकि उस समय पूरे गांव में या फिर गांव में ट्रांसफार्मर नहीं होता था। शहर से लेकर के मतलब वो किशनगढ़ से और हमारे गांव तक आती थी। हमारे यहाँ इतनी तेज बल्ब जलता था, बहुत तेज। मतलब एक चिमनी जो है वो ज्यादा चांदना दे देती थी, ज्यादा रोशनी दे देती थी, लेकिन एक बल्ब रोशनी नहीं देता। और वर्तमान की कंडीशन क्या है बेटा कि हर जगह छोटे छोटे ट्रांसफार्मर लगा दिए गए, जिससे विभवांतर का मान घट नहीं पाता। विभवांतर का मान घट नहीं पाता, वो नियत रहता है, ना घटे ना बढ़े, तो फिर धारा का मान पर्याप्त अपने को मिलता है। और अपनी जो बल्ब है या फिर अपनी जो ट्यूबलाइट्स है या जो एलईडी वगैरह है वो पूरी रोशनी देती है। अब देखो दूसरा जो कारक है वो है चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र। दूसरा कारक कौन सा बेटा? चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र। अनुप्रस्थ काट क्षेत्र, अनुप्रस्थ काट क्षेत्र। यदि अनुप्रस्थ काट क्षेत्र का बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान घटेगा। क्यों? देखो एग्जांपल। यदि मान लो ये क्षेत्र है, ये यदि पूरा खुला हुआ है तो आराम से आप 2-3 बच्चे निकल जाओगे, एक साथ ही निकल। और यदि मान लो मैंने इसको फिक्स कर दिया,
अब निकल के दिखाओ बोल के कोई एक साथ। और यदि मान लो अगर मेरे जैसे 5 साल हो तो दीवार तोड़ के निकलेंगे, है भाई? वो तो कैसे निकलेंगे? दीवार तोड़ के निकलेंगे भाई। तो अंतर्संघात क्षेत्र बढ़ने से आवेशों को प्रवाहित होने में कम बाधा होती है, बाधा कम हो जाती है, वो आसानी से पूरे एरिया में से निकल जाते हैं। इसलिए अंतर्संघात क्षेत्र के विद्युत समानुपाती R is directly proportional to 1/A और R is directly proportional to L। तीसरा अंतिम कारक है बेटा पदार्थ, चालक पदार्थ की प्रकृति। चालक में बेटा कई प्रकार के होते हैं। एक तो श्रेष्ठ चालक, जैसे मान लो चांदी हो, चांदी के तार लगा दिए जाएं तो थोड़ी सी लाइट भी आप लोगों को पूरी रोशनी देगी, लेकिन समस्या हो जाएगी। यदि आपने चांदी के तार लगा दिए ना तो लोग बात विद्युत धारा की चिंता नहीं करेंगे, उनको फिर विद्युत धारा नहीं चाहिए, उनको चांदी ही चाहिए, वो चांदी को ले जाएंगे। इसलिए चांदी का ऑप्शन अपन कॉपर को यूज करते हैं, क्योंकि कॉपर की चालकता और चांदी की चालकता लगभग समान है, इनकी चालकता है। इनकी जो, एक मिनट, टाइम कितना हो गया भाई? नहीं बजे नहीं होंगे, और नहीं 10:51 हो गए। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर और चलेंगे।